और दूसरा एटम कैसा होना चाहिए? तो लिख देते हैं पहला, वन एटम शुड बी ऑफ लो आयोनाइजेशन, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये मेटेलिक एटम कैसा होता है? तो बोलेंगे सर ये मेटेलिक एटम होगा कोई ना कोई, और साथ में इलेक्ट्रो, बोलो आगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा। मीन टू से कि कोई मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और मेटल पे चार्ज पड़ता है N प्लस। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का खर्च होता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा इसमें? दूसरा कैरेक्टर होगा कि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के उल्टा में एक शब्द था, याद करो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जिसका लेस हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या जिसका नेगेटिव हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करे और एनर्जी भी रिलीज करे, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का ज़्यादा मन रहता है। और वह एलिमेंट कैसा होता है? तो नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा आयनिक। दूसरा, अदर एटम, अदर एटम शुड हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक एटम। और शॉर्टकट में जल्दी में इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसे लिखें ऐसे इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, हालांकि इलेक्ट्रो नेगेटिव लिखना नहीं चाहिए। अब जैसे कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन किया Ne, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या? तो ऐसे दो एटम के बीच, ऐसे दो कैरेक्टर वाले एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुरंत याद कराते हैं जिससे कि ज्यादा समझ में आ जाए। सोडियम था, मेटल था एगो, और एगो क्लोरीन था। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना था, और ये 7 इलेक्ट्रॉन रख कर करके एक इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा था, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए तो हम भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। और ये चाहता था कि हमको एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, ये माथा पर के बोझे है, इसको लॉस कर दें तब हम भी चैन से जिए। ऐसे ही करने में ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, Na प्लस और Cl माइनस बन गया। यहाँ लॉस करने में जो एनर्जी लगेगा, ये लॉस ऐसे नहीं हो जाएगा, लॉस करने में एनर्जी देना होगा इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पर ये गेन किया तो इसको भी एनर्जी देना होगा। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये दो एनर्जी से ये जा करके ये बॉन्ड बना दिया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl, आयोनिक बॉन्ड हैविंग मॉलिक्यूल। क्लियर है? लिख दीजिए। कितना एग्जाम्पल होगा मन में सोचिएगा, 8-10 गो एग्जाम्पल आयनिक मॉलिक्यूल का, 10 एग्जाम्पल आयनिक मॉलिक्यूल का, 10 एग्जाम्पल सोचिएगा। लिखिएगा और एग्जाम्पल मन में सोच के पीछे पेज पे लिखते रहिएगा। 10 वो एग्जाम्पल पूछे मात्र, हम बताएंगे 1,000 एग्जाम्पल।
आपको 10 एग्जाम्पल सोचना है मात्र, कॉपी के पीछे लिखते जाना है। सोचने का मतलब ऐसा नहीं कि सर हाँ सोच लिए, जैसे पंडित जी पूजा कराते समय कहते हैं ना ध्यान कर लीजिए भगवान का। आप बच्चा को ध्यान है कि कितना देरी पंडित जी लगाएंगे अभी, कहाँ चल गया वो। एग्जाम्पल दिमाग में रखिए और पीछे लिखिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लिख दिए, एग्जाम्पल सोच लिए, दो चार को नाम बता दीजिए। NaCl, MgCl2, BaCl2, CaCl2, RbF, Rb2, MgI2, KCl, LiCl, CaPr2। 10 को लिख ही दिया है, लिखिए 10 तो। हाँ, ये किए ही काम हम लोग पहले कॉपी में, शुरू दिन तो यही किए थे, है ना जी। समझ गए ना कैसे दो एटम के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, समझ गए। एक एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, और दूसरा एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। इसी को हिंदी में लिख देते हैं हम कैरेक्टर, बस यही दो, वही तो बहुत इंग्लिश इंग्लिश है, लेकिन दो कैरेक्टर याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम कैसा होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होगा, है ना। समझ में आई, वो बात लिखने में शर्माना नहीं चाहिए। और दूसरा एटम कैसा होगा, एक एटम कैसा होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। मोटे मोटे तौर पे यही बात है ना। कुछ नहीं बोलने से ज्यादा अच्छा है कुछ बोल दे अच्छा वाला बात। यदि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और 10 एग्जाम्पल के लिए आप लोग टेंशन में है ना, मुंह सूख गया है सबका। आप देखिए 10 एग्जाम्पल तो हम पहले से बता दिए हैं। आप देखिए तो ये सब एग्जाम्पल था ना, 10 एग्जाम्पल तो ऐसे लिखा हुआ है ना, उससे ज्यादा। और अब एग्जाम्पल बनाने वाला सिखाते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल को बनाते हैं, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बना देंगे, ठीक है। देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल हेलिना करीब है ना, तो ली ना करीब सिसकने लगी फिर से, ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा जगह चाहिए,
हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से। बेमग का, बोलिए आगे आप लोग। सर 12 खाएंगे। इसको बोलना रहता है, जैसे बचपन में नहीं पहाड़ा पढ़े ना साल भर, ABCD, 1 साल तक तो यही 2 चीज पूरा नहीं हुआ। वैसे ही हमारा केमिस्ट्री में ये बोलना रहता है। जैसे वो पहाड़ वाला दिन याद कीजिए, देखिए स्कूल के सामने अभी भी गुजरिएगा, लगेगा कुछ बोल रहा है सब, वैसे ही बोलना है। अगला बोलिए साइंस ये लेने लायक है। और वही क्या किया था, तिजोरी हाफ राफ कर दिया और बिना मतलब का हो गया। भेनब टा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया और खा गए, फिर से रूस गया। किससे रूस गया, करुणा ईरानी से रूस गया। क्या बोली करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, बदले में क्या दे दिया, कॉपर चांदी सोना। और क्या बोल रहा है, जान सीढ़ी देख रही होगी, है ना, सीधा सीधा है ना। और इधर बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन, कसिए जैसन पढ़बै नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेपो चुरा लिया और फिर कल बारात आई आंटी, है ना। और हैनी अरे करो ना जीरोक्स, करो ना जीरोक्स रूटीन का। एक्चुअली में इधर हाइड्रोजन भी नहीं लिखे थे और उधर हीलियम भी नहीं लिखे, ठीक है। और इसमें हम लोग नियन आर्गन वाला ग्रुप भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। कारण है कि कंपाउंड तो बनाता नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने वाला तो है नहीं। तो एग्जाम्पल खोज रहे हैं हम लोग, कुछ मोटिव से बनाए। अब इसको हम लोग पूरा बना दें। ग्रुप पीरियड कर देना जरूरी ना है, नहीं तो पहचान क्या है। देखो इतना सा करने से हमको ये पीटी का पूरा आइडिया हो जाता है। और इससे ज़्यादा अच्छा कोई यदि पूछता है कि केमिस्ट्री में क्या जानते हो, तो ये लिख देने से ज़्यादा अच्छा तो कोई बात ही नहीं, लो भैया केमिस्ट्री में हम ये जानते हैं। ये देखिए, इससे हम लोग एग्जाम्पल देखें। पहले देख लो ना क्या करने वाले। 10 एग्जाम्पल सोचने में भी भार पड़ गया ना। अब देखिए ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आपको समझ आ रहा होगा, इधर वाला एलिमेंट सब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस, ये सब इलेक्ट्रॉन। और इधर जो एलिमेंट सब दिखाई दे रहा होगा, नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये सब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इवन कि एगो दोनों में सेपरेशन के लिए भी जगह है कि बोरोन जो है भाई, वो कैसा है, बोरोन कैसा है, मेटल की नॉन मेटल। देखो गधा है सब, मेटलॉइड से एंटीमनी टिलुरिनियम, ये पोलोनियम एस्टाटिन, देख रहे हैं।
ये जो रंग दिए वो क्या है, उधर वाला सब क्या है, इधर वाला सब क्या है, तो जानते हैं इधर वाला सब यदि इधर वाले से कंबाइन करेगा तो आयनिक बॉन्ड ही ना बनेगा। क्या, कितना एग्जाम्पल है, इधर वाला सब यदि इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखिए एग्जाम्पल का भरमार हो गया दिमाग में, जो कौन कौन होगा ये सोच रहे थे, अब तो सामने भैया। अब आपको केवल करना क्या है कि लिथियम सोडियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जो है इससे इसको कंबाइन कर देना है, और जो बने ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। जैसे हम देखो पढ़ रहे हैं LiF LiCl LiPr LiI हो गया, NaF NaCl NaBr NaI, KF KCl KBr KI, RBF RBCl RBBr RBI, CSF CSCl CLBr CSBr CSI, FRF FRCl FRBr FRI। सिंपल नाम है, सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड। पूरा केमिस्ट्री का 1000 फॉर्मूला अभी 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 तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वो जो मनोहर पोथी लेके कभी कभी कहते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मूला याद करते हैं, याद ही नहीं करना था, वैसे ही बनता है। इसकी भी बैलेंसी बन उसकी भी बैलेंसी बन, तो Na भी एगो F भी एगो, NaF CS के साथ Cl का रिएक्शन है CSCl, दोनों की बैलेंसी तो एक ही है। जो बॉन्ड बनेगा कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। फॉर्मूला भी पता, बैलेंसी भी हो गया और बॉन्ड का नेचर भी हो गया। कितना इंपॉर्टेंट। दूसरा जो ग्रुप है ना, ये दूसरा ग्रुप भी यदि 17 से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा यार। BF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2 RaF2 BCl2 नहीं बोले थे हाँ, BCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2 RaCl2 ऑल आर द आयनिक बॉन्ड। समझ में आई बात। हर एक को लेके एक एक के साथ भिड़ा देना है। BBr2 MgBr2 MgI2 CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2। देख रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का खजाना ही हाथ लग गया। ये मेटल ही है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा। स्कैंडियम की वैलेंसी 3 होती है, SCF3 SCCl3 SCBr3 SCI3। पैटर्न समझ में आ रहा है। TiF4 VF5 CrF6 है ना, MnCl2 FeCl2 COCl2 NiCl2 CuCl ZnCl2 ऑल आर द आयनिक, ऑल आर द। अब बोलो कि इतना 10 गो एलिमेंट है, बार बार फ्लोरीन से रिएक्शन Cl के साथ ब्रोमीन के साथ आयोडीन के साथ, कंपाउंड का कमी रहा क्या। अरे केमिस्ट्री का कितना कंपाउंड तुरते जान गया है ना। क्या सोचना है कि ये पीरियोडिक टेबल से जितना एलिमेंट जितना ग्रुप है यहां से लेके वहां तक सबको यदि हम रिएक्ट करवा देंगे ग्रुप 17 से तो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। ग्रुप 1 से ग्रुप 12 तक तो फिक्स्ड, ग्रुप 1 से ग्रुप 12 तक एलिमेंट को यदि ग्रुप 17 से हम कंपाउंड बनाएंगे तो ऑल आर द आयनिक बॉन्ड। और देखिए खाली आप देखते रहिएगा साहब। लिथियम, लिथियम को फ्लोरीन से रिएक्शन करा दिए, अब लिथियम को ग्रुप 16 से रिएक्शन कराते, Li2O Li2O। सिमिलरली Na2O
K2O, Rb2O, CH2O, FR2O। जितने ऑक्साइड्स बनेंगे, जितने सल्फाइड्स बनेंगे, ऑल आर द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बेमक का सरबारा खाएंगे, जाइए ऑक्साइड बनाइए, साइंस से लेने लायक है, बनाइए ऑक्साइड, टाइटेनियम, वेनाडियम, करोड़पति मोटर वालों को भी भेज दीजिए, मैंने टिकरी उनसे खाया फिर से रुस गया, करुणा ईरानी को भी भेजिए, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना जान सीढ़ी देख रही होगी। ऑल 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 फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, है ना, आणि ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड, है ना। ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, खाली ऑक्साइड केमिस्ट्री होता था। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सेलेनाइड Na2Se, सोडियम टेलुराइड Na2Te। ठीक है, अब कोई कहता है जिंक टेलुराइड बताइए, तो जिंक ऑक्साइड पहले देखिए ना, ZnO, जिंक की वैलेंसी भी दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दो, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो जिंक टेलुराइड भी तो Znt, है ना, जैसे ZnO वैसे Znt, ZnAc, ZnS, जिंक सल्फाइड, ऑल दीज आर आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, बुझा रहा पैटर्न क्या है। अब देखिए एक और थोड़ा सा अच्छा वाला कलर देखें, ये बन जाता है एकदम चूड़ी जैसा बन जाता है, ऊपर से नीचे तक लाल ही ना। चूड़ी खरीदना जाता है तो आदमी लाले पीला खरीदता है, कौन कलर खरीदता है, ये ठीक लगेगा। अब देखिए यहां पर ना दो एलिमेंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसके बाद तो मेटलवाइड्स हो गया। तो इस ग्रुप में, ग्रुप 15 में दो एलिमेंट के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फास्फोरस, जैसे लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड कहेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, लिथियम नाइट्राइड, सोडियम पोटेशियम, है ना, Li3n, Li3n नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ, क्या बनाया, Li3n, लिथियम नाइट्राइड। कोई पूछेगा सोडियम नाइट्राइड तो Na3n, पोटेशियम नाइट्राइड K3n, जितना कंपाउंड बना सब आयनिक, नाइट्राइड भी और फॉस्फाइड भी। बोलता है सोडियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला लिखिए, तो Na3P, Na की वैलेंसी 1, फास्फोरस की वैलेंसी हो गया सोडियम फॉस्फाइड। ठीक है, तो बेरिलियम नाइट्राइड, बेरिलियम फॉस्फाइड भी, और स्कैंडियम नाइट्राइड, स्कैंडियम फॉस्फाइड भी, टाइटेनियम नाइट्राइड, टाइटेनियम फॉस्फाइड, वेनेडियम नाइट्राइड, क्रोमियम, मैंने टिकरी उनसे खाया फिर से, करुणा ईरानी वाला भी नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना वाला भी, और नाइट्राइड और फॉस्फाइड, दीज ऑल आर द आयनिक बॉन्ड। बताइए कितना एग्जाम्पल हो गया आयनिक बॉन्ड के, सोचना है कि कौन आयनिक है नहीं आयनिक है, बोले पूछिए कितना एग्जाम्पल चाहिए, एक दो को बताएं, एक आध 100 बताएं, कितना पूछिए, और देखिएगा दूर से देखिए कितना बढ़िया पीरियोडिक टेबल लग रहा होगा, है ना। और पैटर्न भी पता चल गया। नाइट्रोजन या मैग्नीशियम के साथ नाइट्राइड क्या बनाएगा, Mg3n2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब सबके साथ वही, केवल वैलेंसी ही तो एक्सचेंज करना रहता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। जिंक के साथ ऑक्साइड बनाया, ZnO, सल्फाइड बनाएगा ZnS। जिंक के साथ नाइट्राइड बनाना है, क्या बनाएगा, Zn, N लिख दो ना, ज्यादा टेंशन है तो। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, जिंक की वैलेंसी 2, Zn3n2, जिंक नाइट्राइड। क्या, these all are the example of आयनिक बॉन्ड। अब आप सोचिएगा कि कैसे बनाइएगा, ये तो आपका टेंशन है।
ये क्या है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। पीरियोडिक टेबल लिखने नहीं आता होगा तो कैसे बनेगा? लिखने आएगा तो फिर एक से दूसरे में लाइनें खींचना है। इंतजाम करिए, फोटो खींचिए, जाके एगो पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है? एगो पेज छोड़ दीजिएगा और घर में देखिए वो बच्चा बना भी चुका है। आप कहते हैं, पूछ ही रहे हैं कि कैसे बनेगा। सही में देखिए स्क्रीन पे तो बड़ा अच्छा लगता है जी देख के। जरा हम भी देखें कैसा लगता है। इधर आएंगे तब ना दिखेगा। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ तो अरे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ, यूट्यूब का थंबनेल भी यही, पिछला बार पिछले बैच में देखे थे तो यही लिया था। वो अपने से थंबनेल बनाता है, उसमें यही फोटो उसको भी अच्छा लगा था। अब इसको छोटा करके कुछ लिख देंगे। अभी इसमें बातें करनी होती है हमें जी, इसमें हम लोग बातें करनी होती है। अब ये तो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल्स हो गया। अब सवाल ये पूछता है कि कौन ज्यादा आयनिक, कौन कम आयनिक। सब तो आयनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन है स्ट्रॉन्गर आयनिक और कौन है वीकर आयनिक, मतलब कमजोर कौन बॉन्ड है ना? सब आयनिक बॉन्ड है तो सब एक के जैसा मजबूत तो होगा नहीं, तो कौन ज्यादा मजबूत है और कौन कम मजबूत है, इस बात का पता कैसे करना है ना? एकदम दिमाग में जो हम बोल रहे हैं वही सुनिए आप। तो हमें चाहिए कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस कर दे और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन कर ले। ऐसा वाला मॉलिक्यूल, ऐसा वाला बॉन्ड जो बनेगा वो ज्यादा ही स्टेबल होगा, यानी ज्यादा मजबूत होगा क्या? और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में भी समय लगा दे, जल्दी नहीं लॉस करे, और जो गेन करने में भी मन से गेन नहीं करे, वो बॉन्ड कमजोर होगा। होगा या नहीं होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये, जैसे जैसे उधर जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है, यानी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो यदि पूछता है हमको कि NaCl मजबूत है कि MgCl2 मजबूत है, तो कह देंगे NaCl मजबूत है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस किया। पूछता है KCl मजबूत होगा कि CaCl2 मजबूत होगा,
KCl मजबूत होगा। और यदि पूछता है कैल्शियम क्लोराइड मजबूत होगा कि जिंक क्लोराइड मजबूत होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड मजबूत होगा। होगा या नहीं होगा? आयरन क्लोराइड ज्यादा आयनिक है कि जिंक क्लोराइड ज्यादा आयनिक है? आयरन क्लोराइड ज्यादा आयनिक है जिंक क्लोराइड से, चूंकि आयरन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे पूरे में इधर में आपको आते जाएंगे ना, आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? कौन ज्यादा आयनिक और कौन कम आयनिक की बात कर रहे हैं। जो एलिमेंट इधर होगा और फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो ज्यादा आयनिक होगा इन कंपैरिजन टू आगे 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 राइट वाला से। ठीक है, समझे पैटर्न? क्या पैटर्न समझाए? ये देखिए, हम यहां पर बता रहे थे कि KCl अकॉर्डिंग टू आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ मजबूती है ना, KCl इज मोर आयनिक देन CaCl2, CaCl2 is more ionic than FeCl2, FeCl2 is more ionic than ZnCl. As we move right in the PT, है ना, as we move right in the periodic table, the ionic character of the molecule form decreases. ठीक है, लिख दो, as we move right across the period, across the period, the ionic character of molecule क्या डिक्रीजेस। ठीक है, अलग पेज पे लिखिएगा, आप लोग लिखे होंगे तब। दूसरा बात सुनिए, अब जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, यानी कि लिथियम में या सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा इन कंपैरिजन टू सीजियम। सीजियम का इलेक्ट्रॉन दूर में नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा हुआ है, तो सीजियम में कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम में ज्यादा एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सीजियम की सोडियम? सीजियम की सोडियम? अरे सीजियम बोलो ना यार। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या है? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अब बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है सीजियम, इधर वाला नीचे, और इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन की आयोडीन? फ्लोरीन ना, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन ये करता है। तो यहां और यहां के बीच जो बॉन्ड बनेगा ज्यादा स्ट्रांग होगा। कहां कहां के बीच? बोलेंगे सर इधर वाला में नीचे और इधर वाला में ऊपर, है ना। अब देखो इसी बात को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, FrCl2 is more ionic than CaCl2, more ionic than Rb, क्या लिख रहे हैं, Cl2 नहीं, FrCl CaCl, FrCl CaCl RbCl, तब आएगा KCl और तब आएगा NaCl। और यदि पूछने लगे ऐसे कि बताइए CSF ज्यादा आयोनिक कि CaCl ज्यादा आयोनिक, है ना, CSF ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो कहने का मतलब है कि इधर वाला एलिमेंट निचला और उधर वाला एलिमेंट ऊपर,
और ये दोनों के बीच में यदि कोई कंपाउंड बने तो वो ज्यादा आयनिक होगा, मोर आयनिक। चलिए इसी पॉइंट में ये लिख दीजिए, मेटल शुड बी ऑफ नीचे और नॉन मेटल शुड बी ऑफ ऊपर। मेटल कौन सा होना चाहिए, नीचे वाला, और नॉन मेटल कौन सा होना चाहिए, ऊपर वाला, तो ज्यादा आयनिक बनेगा। इसको कहते हैं मेटल शुड बी ऑफ लोअर पीरियड, मतलब पीरियड नंबर 6, 7, 8 हायर पीरियड, और नॉन मेटल शुड ऑफ लेसर पीरियड नंबर। ये फोटो से समझना है ना, ये ग्रुप बनाए नीचे और उधर नॉन मेटल है ऊपर, है ना, इधर मेटल वाला इधर नॉन मेटल वाला। और जानते हैं जी आप, इतना सारा एग्जाम्पल बना दीजिएगा कौन ज्यादा आयनिक है कौन कम आयनिक है, तो कितना ज्ञान का भंडार हो जाएगा आपका। और ये सब यदि बातें आप आपस में करेंगे ना कि अरे बताओ कि कौन ज्यादा आयनिक कम आयनिक, ई ज्यादा होगा कि ऊ ज्यादा होगा, एक आसमोलिकल इम्पावर्ड रहेगा दिमाग में, तो आपके आसपास में माहौल भी अच्छा वाला बनेगा, है ना। ऐसे कौन कौन गाली देते रहते हैं आपस में आप लोग, बोलने ही नहीं आता है ना। ये सब NaCl KCl बताइए, बोलिए, तो देखिए मेटल नीचे वाला, नॉन मेटल ऊपर वाला, ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाए। लिखिए जल्दी से। एग्जाम्पल का कमी ना दिमाग में, एग्जाम्पल बना लीजिएगा ना। कुछ लिख भी दें एग्जाम्पल जी। ये स्कूल में ऐसे करते थे नहीं, रोज एक ठो का बर्थडे रहता है, टॉफी लेके आता सब। नहीं टॉफी बांटना। स्कूल से अब आप लोग ऊपर उड़ गए, थोड़ा बड़ा वाला करेक्टर लाइए। लिखने का मतलब ये था बच्चा कि हमको लिखना था LIF LICL LIBR LII, करिएगा अपने से, जगह थोड़ा छोड़ दीजिएगा, वहां पर लिख लीजिएगा। इसका वैलेंसी आपको पता है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी, इसका 3 कॉमन वाला 4 5 6 7 तक, ऐसे वेरिएबल वैलेंसी होता है ना। मतलब 2 3 4 5 6 7 यहां तक लिखे ना, 7 वाले का 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, ठीक है। आयरन वाला 2 3 होता है, तो कॉमन कोई एक पकड़ लीजिएगा, 2 3 होता है, सबका 2 भी होता है 3 भी होता है, 1 2, कॉपर का 1 होता है, जिंक का सबका कितना होता है 2। अब फ्लोरीन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, और नाइट्रोजन फास्फोरस का 3 होता है। इतना पे सब फॉर्मूला लिख दीजिएगा आप जी, बैलेंसी पता चल गया तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा।
अब 150, 200, 500 मॉलिक्यूल का आपके पास में फॉर्मूला और उसका नाम होना चाहिए, है ना। 200-300 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला और उसका नाम होना चाहिए कि फलना फलना कंपाउंड है और फलना फॉर्मूला है। वेनाडियम भी यदि फ्लोरीन के साथ भिड़ेगा तो VF5 बनाएगा। क्रोमियम फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा CrF6 बनाएगा, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। Mn क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, Mn तो मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा, फॉर्मूला MnCl7। आयरन FeCl2 बनाएगा, कोबाल्ट CuCl2 बनाएगा, निकेल NiCl2 बनाएगा, कॉपर CuCl बनाएगा, जिंक ZnCl2 बनाएगा। बोलिए कहां कोई दिक्कत है। स्कैंडियम SCCl3 बनाएगा, समझ रहे हैं। टाइटेनियम TiCl4 बनाएगा, समझ रहे हैं। मतलब समझ रहे, होमवर्क है ये, लिखना है इसको, है ना। 200-300 फॉर्मूला लिख देना है। फ्लोराइड क्लोराइड लिख देना है, ऑक्साइड सल्फाइड लिख देना है, नाइट्राइड फॉस्फाइड लिख देना है ना। बढ़ रहे हैं। कौन ज्यादा आयोनिक कौन कम आयोनिक भी आपको डेटा मिल गया है कि नीचे जाने से ज्यादा आयोनिक, ऊपर जाने से उधर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड खत्म होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड हैविंग मॉलिक्यूल, हेडिंग बना दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड हैविंग मॉलिक्यूल, है ना। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सुन रहे हैं सब। तो सबसे पहली बात, जिस मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड होता है वो दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड लगता है। इसके वजह से, इसके वजह से वो फिजिकल स्टेट में सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कैसा होगा आयनिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल। पहला फिजिकल स्टेट, कौन सा स्टेट, फिजिकल स्टेट। आयोनिक बॉन्ड हैविंग मॉलिक्यूल, ionic bond having molecule are solid at room temperature, at room temperature and exist as crystalline solid, है ना। और क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस। आयनिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा और एग्जिस्ट करेगा कैसा, क्रिस्टल लैटिस के जैसा। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, हाँ, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। लिखिए, पहले लिखिए, हम बता रहे हैं क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है।
लिखा है, देखो फिर देखना गौर से, एक अच्छा फोटो बनेगा। देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ये बता रहे हैं। Na, Na सोडियम का एटम, एटम गोल ही बनाना होता है। क्योंकि ये बात थॉमसन साहब कहे थे कि एटम्स आर स्फेरिकल। तो जब कोई पार्टिकल बनाते हैं केमिस्ट्री में, जब कोई एटम बनाते हैं तो उसको कैसा बनाना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे बनाते हैं तो वो शौकिया बना रहे होंगे, तर्क संगत नहीं है। ये वाला जो पार्टिकल गोल बनाते हैं उसमें तर्क है कि एटम जो है वो गोल ही होता है ना, स्फेरिकल ही होता है। ये एक एटम Na रखे होंगे, उसके पीछे से लाल वाला एटम रखे हैं, इसके पीछे से, काहे धोखा देता है ये, इसके पीछे से रखें, आगे और पीछे, अगल बगल नहीं, क्या है, आगे और पीछे। फिर जो है इसके बगल में एगो एटम रखें, फिर इसके पीछे एगो एटम रखेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे एगो एटम रखेंगे, फिर इसके पीछे एगो एटम रखेंगे, फिर एगो एटम रखे, आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। और देखो अब क्या करते हैं, पीला वाले को पीले वाले के सेंटर से स्ट्रेट लाइन में मिलाते हैं, पीले वाले को पीले वाले एटम के साथ मिला दी, लाल वाले को लाल वाले के साथ मिला दी, है ना। यानी दो तरह का एटम है ना जी, NaCl, तो एगो लाल वाला एगो पीला वाला कह रहे हैं। अब सब सेंटर को ऐसे करके मिला देते हैं। देखिए तो कुछ दिखाई दिया, दिखाई दिया, आगे पीछे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यदि और एटम्स रखने हैं तो कोई परेशानी नहीं है, एटम एटम देखिएगा बनाना कैसे वो समझा रहे थे, रख दिए। अब देखिए लाल वाला भी रख दिए, 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 पीले वाले को पीले वाले से मिलाइए, रेड वाले को रेड वाले से मिला दीजिए, पीले वाले को पीले वाले से मिलाइए और रेड वाले को रेड वाले से मिला दीजिए। देख रहे हैं कुछ कुछ तो दिखाई पड़ रहा होगा यार, और देखते रहिएगा। एक अल्टीमेट ऐसा हो जाएगा ना जो आपसे बनने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा, फिर नहीं बनेगा, फिर आप फोटो खींचिएगा। ये देखिए, पीला वाला को पीले से मिलाइए, रेड वाले को रेड से मिलाइए, पीले वाले को पीले से मिलाइए, रेड वाले को रेड से मिला दीजिए, पीले वाले को पीले से बनाइए, रेड वाले को रेड से बनाइए। कैसा दिखाई दे रहा है बताइए। इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये बनता ही जाएगा आगे पीछे ऊपर नीचे, दैट इज द सॉलिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड को काट कर करके ऐसे ही देखा जाता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक फॉर्म में,
है ना, ये जो ईटा पत्थर जनाता है ना सॉलिड, इसी को काट के थ्री डायमेंशनली देखिएगा तो इसके पार्टिकल इस तरह के अरेंजमेंट में रहते हैं, है ना। सब एक दूसरे से जितना मैक्सिमम क्लोज हो सकता है वो मैक्सिमम क्लोज रहता है, दैट इज वाई दे कॉल्ड सॉलिड, दैट इज वाई दे कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आयनिक मॉलिक्यूल जितना भी होगा सब इस तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत क्लोज हो गए एक दूसरे से, तो बहुत क्लोज हो गए तो सॉलिड कहेंगे उसको, है ना। ऐसे एक्चुअली में कभी कभार यदि हल्के फुल्के में देखना हो तो ऐसे भी दिखा देते हैं हम लोग, देखिए। अब देखिए जो बनता है आप बना लीजिएगा, है ना। ये रेड वाला ये रेड वाला आइटम था, देखिए धोखा देता है, ये रेड वाला आइटम था, ये पीला वाला था, ये रेड वाला था, ये पीला वाला था, ये रेड वाला था, ये पीला वाला था, ये रेड वाला था, और ये देखो दिखाई दे रहा होगा आगे पीछे, एक यूनिट सेल बनाए इसी क्रिस्टल लैटिस का, ये क्या कहलाता है, यूनिट सेल का, दिस वन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। थ्री डायमेंशनल arrangement of particle atom ion molecule in a space which give rise to characteristic geometry called as crystal lattice। बनाइए, हाँ लिखिए क्या हुआ, अरेंजमेंट, क्या गलती, अरेंजमेंट, यूनिट सेल, तो आयनिक बॉन्ड हैविंग मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कहते हैं कि पार्टिकल को थ्री डायमेंशनली रख देते हैं और सबको जोड़ देते हैं तो उसकी पार्टिकुलर ज्योमेट्री हो जाती है, वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। A structural unit of crystal lattice called as unit cell।
लिख दिए। लिखे। अब फिजिकल स्टेट इतना कॉम्पैक्ट सॉलिड है ये, यूनिवर्सल का डिफिनेशन लिख दिए। इसी में से देखिएगा ये वो यूनिट कोई निकाल लिए होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर पीला वाला एगो घेरा एगो यूनिट तो था नहीं, इसमें होगा एगो दूगो तीन गो नीचे छो गो, उसी में से एक ठो निकाल दिए। ठीक है, आगे पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक आगे पीछे लग रहा होगा एक दूसरे से, ठीक आगे पीछे लग रहा होगा एक दूसरे से, है ना। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड एज यूनिट सेल। अब दूसरा प्रॉपर्टीज, आयनिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो वैसे करता है। अब बताइए कि ऐसा कॉम्पैक्ट एग्जिस्टेंस है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आयनिक मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होता है, हाई होता है ना। आयनिक सॉलिड्स या मॉलिक्यूल हैविंग आयनिक बॉन्ड हैज हाई मेल्टिंग एंड, वैसे ही कह देंगे NaCl है, बोले हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, समझता है ना, मेल्टिंग बॉइलिंग, पिघलना और भाप बनना। मेल्टिंग मतलब पिघल जाएगा और बॉइलिंग मतलब भाप बन जाएगा। द मॉलिक्यूल हैविंग ionic bond has high melting point MP and high boiling point BP। तीसरा, अब देखो बूझ लेना, आयनिक सॉलिड यदि हो गया तो सारे आयन तो बंध गए, तो ये सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करे। जबकि इसको जब पिघला देंगे, पिघलाने का मतलब है कि सॉलिड जो क्रिस्टल वाला था उसको तोड़ दिया, आयन सब फ्री हो गया, जो आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, बंधा हुआ अब नहीं है, तो फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। चूंकि Na+ और Cl-, कोई भी आयनिक बॉन्ड में मेटल पे प्लस है और E पे माइनस है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन जब बंधा हुआ है तब तक वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल तो सब एक दूसरे से ऐसा भर भर के बंधा हुआ है, देखा ना। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग आयनिक बॉन्ड molecules having ionic bond are bad conductor of electricity in solid state
while very good conductor, गुड ही नहीं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन मॉल्टेन, मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, स्टेट, और इन एक्वस स्टेट। देखो क्या होता है, जैसे NaCl सॉलिड है तब तो बैड कंडक्टर है, लेकिन यदि इसको पानी में डाल दिया गया और सोडियम पे प्लस एक्वस और Cl पे माइनस एक्वस, इसको कहते हैं एक्वस स्टेट, है ना, घुला हुआ। तो इस तरह के स्टेट में वो जब पाया जाएगा तो वेरी गुड कंडक्टर, इस स्टेट में पाया जाएगा तो बैड कंडक्टर, और यदि इसी को पानी में घोल दिया जाए तो गुड कंडक्टर। आप देखे होंगे घर में, एग्जाम्पल आपको देते हैं, बिजली जब अर्थिंग वायर के साथ होता है, यहाँ पे बिजली पोली से आता है, अर्थिंग भी पोली से आता है, लेकिन गांव घर में अर्थिंग लोग अपना लगाते हैं, है ना, चापाकल में गड़ देते हैं एगो तार, नहीं चाहे लोहा में गड़ देते हैं, नाली में, अर्थिंग वायर कहते हैं उसको, लोहा का रेड में एगो तार जोड़, नहीं। और जैसे ही टीवी देखेंगे, आज आप वोल्टेज कम हुआ तो कहेंगे 2 बाल्टी पनिया डाल दो उसमें, अर्थिंगवा में 2 बाल्टी पानी डाल दो। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी आयनिक मॉलिक्यूल था धरती में, जहां पे आपका अर्थिंग था, वो सब सॉलिड हो गया था, और 2 बाल्टी पानी डाल दिए तो फिर वो क्या हो गया, घुल गया, फ्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगा। इससे आपके घर का बिजली का जो बल्ब था ना, उसका वोल्टेज क्या होता था, बढ़ जाता था। लिख दीजिए, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, और एक्वस या पिघले हुए हालात में, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ, वेरी गुड कंडक्टर। संडे को भी क्लास लगता है साहब, पिछले संडे को आप लोग बहुत कम लोग आए थे। 11 बजे से क्या करते हैं, 11 आज ही के दिन सोच रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू कर दे। जो खाना खाना खा के नहीं आते, कुछ ले करके आ जाएंगे साथ में। हाँ, पार्टी दे देंगे। तो यदि दिक्कत नहीं है तो 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, ब्रेक दे करके, 10-20 मिनट का ब्रेक दे करके फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। मतलब अभी सोच रही है 12, 13, 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। आज इनको एकदम अथाह दिक्कत हो रहा होगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो फिर जनवरी में एक स्टार्ट करेंगे, 14-15 तारीख के बाद खरमास लग जाएगा ना, तो स्टार्ट नहीं ना करना चाहिए 14-15 से, इसलिए 12-13 बोल रहे शुरू कर देंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम चाह रहे हैं कि एक बार आते हैं तो इतना मेहनत से आते हैं तो 1 आध घंटा और पढ़ लिया जाएगा। 2 दिन आने में दिक्कत है तो ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाँ, और इन केस, हाँ, इन केस यदि फुर्सत नहीं रहेगा
तो फिर हमसे मिल लीजिएगा, शाम वाले बैच में भी स्टार्ट करेंगे 15 तारीख के जनवरी के बाद, लेकिन तो उसमें आ जाइए। इससे क्या हो जाएगा कि आप लोग थोड़ा आगे भी हो जाइएगा पूरा पहलों का बैच से, 10 दिन आगे है वो बैच। ऑर्गेनिक में 10 दिन आगे आप लोग का हो जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक ऐसा होता है, ये भी बात बता दें, ऑर्गेनिक होता है जो 11th और 12th दोनों में साथे रहता है, इसलिए बड़ा गौर से पढ़ना रहता है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर हमा का एकदम अलगे और बरहमा का एकदम अलगे, उसमें मिलल रहता है। यही वजह से कहा जाता है कि अगर हमा ना समझ में आए तो बरहमा कैसे आएगा, ऑर्गेनिक की वजह से उसमें ये बात हो जाता है कि अगर हम न समझ में तो बरहमा कैसे होगा, तो वो कहा जाता है कि बरहमे का बैच ही स्टार्ट कर देंगे। वो ऐसा ही हो जाता है जो कि मतलब जो भी है, जैसे नोमा में नहीं पढ़ा था मोल, लेकिन ऐसा का मोल पढ़ के बरहमा में कौन काम आता है, बहुते काम तो आता नहीं, लेकिन जितना भी था पढ़ना यदि याद रहता तो ढेर सपोर्ट मिल जाता। तो एग्रहमा बरहमा का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना है ना। वो वाला जो सिलेबस रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि बरहमा में कुछ अलग ही पढ़ रहे होंगे, एग्रहमा में कुछ नहीं पढ़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे मोल का जरूरत नहीं पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जरूरत हो सकता है नहीं पड़ेगा, खाली डिफिनेशन का जरूरत पड़ेगा, उतना सारा मोल पड़े 1.5-2 महीना पड़े, उतना सारा मोल का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ता तो है ही ये। वैसे ही ऑर्गेनिक में हो जाता है, थोड़ा जरूरत ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी है। लिख लिए? तो एक तो सॉलिबिलिटी एक एग्जाम्पल खोज रहे थे। हाँ बिल्कुल देंगे, चिल्ड्रन डे का पार्टी देंगे। एक्चुअली मैं नहीं, इसी इसी दरमियान दे देंगे, 14 तारीख को दे देंगे 13 को दे देंगे, काहे नहीं देते। लिख दिए? चौथा केमिकल प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी जिसका क्या है, अब आयनिक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। जितना भी आयनिक मॉलिक्यूल होगा ये सबके सब वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे किरोसिन तेल में नमक घुलेगा जी, किरोसिन तेल पेट्रोल में नमक घुलेगा नहीं घुलेगा। तो आयनिक मॉलिक्यूल वाटर में ही सॉल्युबल होगा, कोवैलेंट मॉलिक्यूल में सॉल्युबल नहीं होगा। तो अगला पॉइंट वही है आयनिक मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल, ionic molecules are soluble in water but insoluble in organic solvent. Like केरोसिन, पेट्रोल, ईटीसी, उसी तरह का सब है ना। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, बेंजीन, टॉलिन, ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो ये सब में सॉल्युबल नहीं होता है। आयनिक मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन वाटर। बचपन से तो जान ही रहे सॉल्युबल है मतलब घुल जाता है, बस इतना सा बात। थोड़ा सा केमिस्ट्री क्या होता है घुलने का, ये सुन लीजिएगा हमारे तरफ से। घुलने की केमिस्ट्री क्या होती है, घुल जाने का सिंपल मतलब क्या होता है वो समझिएगा। एनर्जी लगता है जी सब। NaCl है, सॉलिड होगा, ये क्रिस्टल लैटिस के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको पानी में आप डिजोल्व करिएगा तो ऐसे ही थोड़े ना घुल जाएगा। लैटिस एनर्जी लगेगा कि ना लगेगा? लैटिस एनर्जी पिछले दिन पढ़े थे,
1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनाने में जो एनर्जी लगता है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी तोड़ने में लग जाएगा क्रिस्टल लैटिस को। कभी कभी देखते होंगे कि नमक और पानी मम्मी डाल दिए, एगो चम्मच खोज रही है, बोले काहे? तो शरबत बनाना है। तो शरबत बनाना है तो नमक को पानी में क्या करना है? घोलना है। तो चम्मच लगा के हिला रहे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वहां फ्रिक्शन हो रहा है चम्मच के साथ, जिससे एनर्जी, पानी गर्म होगा थोड़ा और नमक या चीनी उसमें पूरा का पूरा घुल जाएगा। कौन सा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है? कौन सा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है ना? चम्मच तो मम्मी भी लगा ही लेंगी, लेकिन आपको क्या कहिएगा, कौन सा एनर्जी लगा वहां पे? नमक जो सॉलिड है उस लैटिस को तोड़ने में एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। असॉल्युबल होने का मतलब जानते हैं क्या है? जैसे घुल मिल गए हैं, तो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीज में लगेगा तब ना कोई घुलेगा। NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी कि NaCl वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लेता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल होता है, मिल गया है। जैसे देखो पीछे 2 को बैठल है, 3 को बैठल है, सब मिल गया है आपस में, है ना? उसका कहना है कि हम लोग एक ही चौकी पे सोते भी हैं। तब घुल मिल गया, यानी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। वैसे ही यहां भी NaCl पानी में घुलेगा, पानी में घुलेगा तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस क्या लिखेंगे? एक्वस। क्या मतलब है? जरा केमिस्ट्री से देखिएगा। ये सुनेगा, अभी हल्ला नहीं करेगा कोई। अरे आगे बैठ के बोलता रहता, अब मेरे साथ ना बोलने आए हैं। Na प्लस, देख रहे हैं बहुत गौर से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सा मॉलिक्यूल हो गया ये? क्या मॉलिक्यूल लिख दिए? अरे H2O लिखे रे, नहीं लिखे हैं? H2O है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव का साइन, पहले भी शायद लिखे होंगे कभी, इसको स्लाइटली नेगेटिव कहते हैं, है ना? और इसको क्या कहते हैं? स्लाइटली। देखिएगा गौर से, है ना? ये सभी केमिस्ट्री में सीखने से काम होगा यार। ये सब देखो फोटो में दिखाता मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को, तो Na प्लस ऐसा रहेगा और वाटर इसको चारों तरफ से घेर लिया, और ये ऑक्सीजन पे चूंकि स्लाइटली माइनस, स्लाइटली माइनस, स्लाइटली माइनस, स्लाइटली माइनस। अब Na प्लस स्लाइटली माइनस के साथ में बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ। तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी का मतलब होता है कि Na वाटर में क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया, घुल गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो घुल गया। वो जो नॉर्मली आप कहते हैं ना घुल गया, उसमें इतना बात होता है, Cl माइनस भी है और वाटर में ही है। तो ये वाटर का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये वाटर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ये ऑक्सीजन के आगे है तो ये वाला हाइड्रोजन के पीछे भी तो कुछ होगा, वही वाला हाइड्रोजन आगे कर दिया, Cl माइनस के सामने है। अब बताओ, जब ऑक्सीजन पे स्लाइटली माइनस दोगे तो हाइड्रोजन पे क्या दोगे? स्लाइटली प्लस, 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 स्लाइटली प्लस। अब बताओ, इस हाइड्रोजन से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बताओ, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? है ना? यही दोनों के बीच लगने लग जाता ना बाबू, इसी वजह से कोई मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इसी वजह से मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और यदि यही वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा
तो मॉलिक्यूल वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, है ना। आप लोगों में भी बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है, जिससे कि आप लोग घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से। मेन तो है कि ई पता करना पड़ेगा ना हमको, ई कौन सा लग रहा है ना, तभी। और यदि ये नहीं लग रहा है तो काहे का घुले मिले। तब तो देखो एगो बैठेगा उस बेंच पे, कहेगा ना इसके साथ तो हम बैठ ही नहीं सकते, हम 4 बेंच आगे पीछे जाएंगे। हाँ, ये हुआ आपके सॉल्युबिलिटी का मतलब समझाए। यदि केमिस्ट्री में कभी गप किया जाएगा कि फलाना मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन फलाना, तो आपको दिमाग में समझना है कि दे विल इंटरैक्ट, दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। अब पता कर लेना कौन सा अट्रैक्शन होगा। अब यही सोडियम में इसको घुला देते, Na+ रहता और वो मॉलिक्यूल पूरा का पूरा चार्ज उसमें कहीं कुछ था ही नहीं। केरोसिन का फॉर्मूला C13H28, Na+ यहाँ है, C13H28, कोई माइनस चार्ज इसमें है क्या? ये केरोसिन लिखा हुआ है, केरोसिन का फॉर्मूला है जी C13H28 ट्राई ऑक्टेन, है ना, ट्राई ऑक्टेन। इसमें ना माइनस चार्ज है ही नहीं, कोई दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी बैठे ले ये भी बैठे ले, ये वो अलगे वो अलगे, दोनों मिला दीजिए तो भी वो अलगे ये अलगे। बाद में कहेगा कि हमारा क्या मतलब है, वो क्यों था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि हमको क्या मतलब है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज अ सॉल्युबल इन नेचर। आयनिक मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। जो जितना आयनिक होगा उतने ज्यादा सॉल्युबल होगा। लिख नहीं, एक बात और कहेंगे, लिखिए पहले। हाँ, अब अगले संडे को ना क्लास अगले सप्ताह में अनाउंस करेंगे। आज बताए हैं कि जैसे 11 बजे तक पढ़ाते हैं ना, तो 10-20 मिनट छोड़ के फिर ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तब ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल भी चल ही रहा है। फिजिकल में अब हमारे पास 2 चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम है, अब उधर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, तो हम लोग होली से पहले 11th वाला सिलेबस खत्म कर लेंगे। अब देखिए सुनिएगा, हाँ देखना ही है, कान में बात रखिए ना भाई। कौन सा एनर्जी लगा था? लगा था यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। तो फिजिक्स में सर पढ़ाते हैं कि जहां कहीं भी फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब फोर्स क्या? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्कडन होगा, अपवर्कडन होगी मतलब एनर्जी। तो यहां भी फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन वाला, तो वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम मॉलिक्यूल के बीच में दूरियां घटेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उस एनर्जी को बोलते हैं एक नाम से, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। सुनते रहेगा, कौन सा एनर्जी कहलाता है यहां पे? 1 मोल क्रिस्टल लैटिस तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, लैटिस एनर्जी, 1 मोल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। कभी देखें चूना को पानी में मिलाते हुए क्या होता है? चूना पानी में मिलता है तो क्या होता है? क्या कर देगा? ये को बोल रहा है कोई, क्या कर देगा? हाथ काटेगा, ये कौन बात? अरे चूना जब पानी में डिजोल्व होता है ना, तो जिस भेसल में, हाँ जिस भेसल में डिजोल्व करते हैं वो भेसल गर्म हो जाता है। साथ में जो चूना फुलाते हैं ना पानी में के डाल करके, चूना उसको गलियाने भी लगता है, बुदबुदाता है ना, खोलने लगता है, समझिए। यहाँ क्या हो रहा है, ये चूना जब पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, CaO कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मॉलिक्यूल आयनिक है, लेकिन ये आपको एनर्जी नहीं खोज रहा है कि आप हमको गर्म करो तब हम डिजोल्व होंगे।
ये उल्टा ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट के फॉर्म में भी रिलीज कर रहा है। अब बोले बुदबुदाने लगता है, यानी साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी रिलीज कर रहा है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर को सॉल्युबल करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, NaCl को जब वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसका क्या मतलब है सुनिए, यदि लैटिस एनर्जी किसी में 100 जूल लग जाए और हाइड्रेशन एनर्जी 150 जूल हो जाए, तो बताइए 50 जूल एनर्जी रिलीज हुआ कि ना रिलीज हुआ? सॉल्युबल करने में 50 जूल एनर्जी निकला कि ना निकला? और यदि किसी का लैटिस एनर्जी 100 जूल हो और हाइड्रेशन एनर्जी केवल 50 जूल हो, तो आपको 50 जूल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? The solubility of ionic molecule in water is maybe exothermic और endothermic। ठीक है, if lattice energy greater than hydration energy, solubility is endothermic, और if lattice energy less than hydration energy, solubility is exothermic। लिख देते हैं। अब तो बोला भी सर मानने लगते हैं तुरंत। ये इतना बतिया कहाँ लिखेंगे इसको, यादें हैं आपको? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल इज मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। It depends on lattice energy, hydration energy। If lattice energy is greater than hydration energy, the solubility is endothermic। हो गया। Solubility of ionic molecule is maybe exothermic or endothermic। It depends on lattice energy और hydration energy। हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। वो जो घेर के बनाया ना ऑक्सीजन और सोडियम वाला। इफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो चम्मच लगा के हिलाना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी इज इंडोथर्मिक। यदि लैटिस एनर्जी कम है तो चूना जैसे फूल के बुदबुदाने लगता है, गलियाने लगता है, वैसे गलियाने लगेगा। द सॉल्युबिलिटी इज एक्सोथर्मिक।
सेपरेट, हाँ हो गया। अब अगले दिन कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे। अगले दिन यानी संडे। संडे को भी आ करके पढ़िए यार, अब इतना छुट्टी में भी रहे, अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो गड़बड़ ना चाहते हैं यार। आइए संडे को 9 बजे उसी टाइम पे